हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर खुफिया एजेंसी का शॉकिंग खुलासा। सेना पर हमले के लिए चाइनीज हथियार इस्तेमाल कर रहे थे आतंकी। जी हां दोस्तों, यानी कि घाटी में आतंक के पीछे पाकिस्तान के साथ चीन भी मौजूद है। टेररिस्ट को मुहैया करा रहा है साजो सामान। मिली भगत के पीछे ड्रैगन का बहुत बड़ा मकसद बताएंगे, आखिर क्या मकसद हो सकता है। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि पाकिस्तान से बात करो वरना होगा गाजा जैसा भारत का हाल। जी हाँ दोस्तों, किसी और ने नहीं बल्कि फारूक अब्दुल्ला ने ये बात कही है। सुनवाएंगे आपको पूरा बयान, साथ ही साथ बताएंगे एमवी केम प्लूटो जहाज पर ड्रोन अटैक को लेकर राजनाथ सिंह का सबसे बड़ा बयान। कहा हमलावर को पाताल से भी खोज निकाला जाएगा। और बताएंगे दोस्तों, इस पर भारत ने सबसे बड़ा एक्शन लिया है। समंदर में बाहुबली INS इम्फाल को कमीशन कर दिया है दोस्तों, लॉन्च कर दिया है। बाहुबली वास्तव में दहाड़ेगा, अब समंदर में दुश्मनों की होगी हालत खराब। और बताएंगे कैसे लेफ्ट पार्टी ने ठुकराया राम मंदिर उद्घाटन का निमंत्रण, जिसके बाद बीजेपी ने जो पलटवार किया है, वास्तव में सुनने वाली बात है। एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारत देश का दिल से समर्थन करते हैं और मानते हैं कि भारतीय सेना विश्व की नंबर 1 बेहतरीन सेना है और मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां खुफिया एजेंसी का शॉकिंग खुलासा। सेना पर हमले के लिए चाइनीज हथियार इस्तेमाल कर रहे आतंकी। बता दें, इंटेलिजेंस एजेंसी से जुड़े सूत्रों ने दावा किया है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा चीन में बने हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। चाइनीज हथियारों से ही आतंकी भारतीय सुरक्षा बलों पर हमले हो रहे हैं। इतना ही नहीं, आतंकी संगठन चीन में बने कम्युनिकेशन डिवाइस का इस्तेमाल भी भारत के खिलाफ कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकी संगठनों के शैडो संगठन PAFE और TRF चीन के हथियारों के साथ बॉडी शूट कैमरों और कम्युनिकेशन डिवाइस का प्रयोग कर रहे हैं। यानी कि पाकिस्तान चीन की बड़ी मिलीभगत सामने आई है। इस साल आतंकवादी संगठनों द्वारा 3 बड़े आतंकी हमलों को अंजाम दिया गया, जिससे चीन के हथियारों के इस्तेमाल की बातें सामने आई है। पाकिस्तान से घुसपैठ की कोशिश के दौरान भारतीय सैनिकों के खिलाफ चीनी तकनीक से बनी स्नाइपर गन का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा ही एक हमला इसी साल नवंबर महीने में किया गया था। तब जम्मू सीमा पर सेना के एक जवान पर चाइनीज स्नाइपर गन से हमला किया गया था। सूत्रों ने यह भी दावा किया है कि इस साल 3 बड़े आतंकी हमलों के बाद आतंकवादी संगठन द्वारा जारी की गई तस्वीरें चीन निर्मित बॉडी कैमरों से ली गई थी। खुफिया एजेंसियों ने खुलासा किया है कि आतंकवादियों द्वारा संचार के लिए उपयोग किया जाने वाला एनक्रिप्टेड मैसेजिंग डिवाइस भी चीन में ही बना हुआ है। जी हाँ, रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान की सेना को चीन से हथियारों के अलावा कैमरों और कम्युनिकेशन डिवाइसेस की आपूर्ति की जाती है, लेकिन पाकिस्तानी सेना इन हथियारों का इस्तेमाल करने के बजाय भारत में घुसपैठ और आतंकी हमलों के लिए आतंकी संगठनों को उपलब्ध कराती है। यानी कि दोस्तों, ये हथियार चीन के द्वारा पाकिस्तान की सेना को दिया जाता है, ऑफिशियल तरीके से, ऑथेंटिक तरीके से पाकिस्तान की सेनाओं को दिया जाता है। लेकिन ये सेना वाला हथियार आतंकवादियों के पास कैसे पहुंच गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसका मतलब क्लियर है कि चीन भी कहीं ना कहीं आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है, क्योंकि चीन इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। इसका मतलब चीन भी मिला हुआ है, वरना चीन पाकिस्तान से यह सवाल कर सकता था कि हमने अपना हथियार तुम्हारे सैनिकों को दिया है, ना कि आतंकवादियों को, तो फिर आतंकवादी तक ये हथियार पहुंचा कैसे। अब ऐसे में जब ऐसे क्वेश्चन नहीं उठ रहे हैं दोस्तों, तो इससे क्लियर है कि चीन पाकिस्तान की बहुत बड़ी मिलीभगत है भारतीय सेनाओं का सफाया करने में, भारतीय सेनाओं पर हमला करवाने में। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि वास्तव में भारत की मोदी सरकार को इस पर सबसे बड़ा एक्शन लेना चाहिए और पाकिस्तान पर फिर एक बार हवाई के रास्ते करारा जवाब देना चाहिए, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। और साथ ही साथ मोदी है तो मुमकिन है कहना मत भूलिएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां कश्मीर का भी गाजा जैसा ही हश्र होगा अगर भारत ने पाकिस्तान से समय रहते बात नहीं किया तो। जी हां दोस्तों, ये बोल है फारूक अब्दुल्ला के। बताते भारत और पाकिस्तान बातचीत के जरिए विवादों को खत्म नहीं करते हैं तो कश्मीर का भी गाजा और फलस्तीन जैसा ही हश्र होगा। ये बयान नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने मंगलवार को दिया। जी हां दोस्तों, सही सुना आपने, फारूक अब्दुल्ला ने ही ये बयान दिया है। दरअसल अब्दुल्ला पिछले हफ्ते पुंछ में हुए आतंकवादी हमले का जिक्र कर रहे थे, जिसमें भारतीय सेना के 4 जवान मारे गए और अन्य घायल हो गए और इसके बाद 3 नागरिकों की मौत हो गई। अब्दुल्ला ने आगे कहा कि अगर हम बातचीत के जरिए समाधान नहीं ढूंढते हैं तो हमारा भी वही हाल होगा जो गाजा और फलस्तीन पर हो रहा है, जिन पर इजरायली बमबारी कर रहा है। अब्दुल्ला ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हम अपने दोस्त तो बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। अगर हम अपने पड़ोसियों के साथ मित्रवत रहेंगे तो
तो दोनों प्रगति करेंगे। अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री मोदी के एक बयान की भी याद दिलाई जिसमें उन्होंने कहा था कि युद्ध अब कोई विकल्प नहीं है और मामलों को बातचीत के जरिए सुलझाया जाना चाहिए। अब्दुल्ला ने सवालिया अंदाज में कहा कि बातचीत कहां है। नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और वे कह रहे हैं कि वे भारत के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। भारत के बातचीत के लिए तैयार नहीं होने के पीछे क्या कारण है, ये सवाल दोस्तों किसी और ने नहीं, फारूक अब्दुल्ला ने उठाया है। क्या आपको नहीं लगता कि फारूक अब्दुल्ला को ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी? अगर भारत पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं कर रहा, इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान भारत पर अटैक करेगा, भारत ये सैनिकों पर अटैक करेगा, आतंकवाद को बढ़ावा देगा। और जिस प्रकार से दोस्तों फारूक अब्दुल्ला गाजा जैसा हस्र करने की बात कह रहे हैं भारत को, ऐसे में ये ना कह करके वो पाकिस्तान को जवाब भी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने इस बात में भी, इस बयान में भी भारत को ही कमजोर बताया है कि गाजा जैसा हस्र होगा अपने भारत का, यानी कश्मीर का। अगर आप भी मानते हैं कि जिस नेता को वास्तव में अपने भारत से प्रेम होगा वो ऐसी बातें करेगा ही नहीं, तो दोस्तों इस पर आपकी राय तो 100% बनती है। कमेंट में भारी मात्रा में लिखकर बताइएगा कि आप लोग फारूक अब्दुल्ला के इन बातों का क्या मतलब निकालते हैं, और साथ ही साथ सामने लाइक का बटन है और शेयर भी कर दीजिएगा। चलते एक और खबर की तरफ, जहां MV केम प्लूटो जहाज पर ड्रोन अटैक को लेकर राजनाथ सिंह का सबसे बड़ा बयान, हमलावर को पाताल से भी खोज निकाला जाएगा। बता दें MV केम प्लूटो जहाज पर ड्रोन हमले और लाल सागर में MV साई बाबा पर हमले के मामले में भारत सरकार ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमलावर को पाताल से भी खोज निकाला जाएगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत के समुद्री क्षेत्र में हलचल तेज हो गई है, भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत कुछ लोगों को चुभ रही है। केम प्लूटो और साई बाबा 2 भारतीय जहाजों पर हमले हुए हैं। हम बताना चाहते हैं कि जिन्होंने भी इसे अंजाम दिया है उसे सागर की गहराई से निकाल कर लाएंगे और उन्हें सबक सिखाएंगे, करारा जवाब देंगे। आपको बता दें कि मंगलवार यानी आज को मुंबई में INS इम्फाल के कमीशनिंग समारोह में बोलते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि हाल ही में नौसेना के जहाजों पर हुए हमलों के बाद भारत ने समुद्र में गश्त बढ़ा दी है और भारत यह सुनिश्चित करेगा कि हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री व्यापार नई ऊंचाइयां हासिल करें। तो वहीं नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार ने बताया कि कमर्शियल शिप्स पर समुद्री डकैती और ड्रोन हमलों से निपटने के लिए 4 विध्वंसक शिप तैनात किए गए हैं, जिसमें P-8I विमान, डॉर्नियर्स, सी गार्डियन हेलीकॉप्टर और तट रक्षक पोत संयुक्त रूप से शामिल है। जी हाँ, आपको बता दें सब में बड़ी बात यह है कि समंदर में INS इम्फाल को कमीशन कर दिया गया है दोस्तों, यानी कि निगरानी के लिए पहुंचा दिया गया है। अब ये बाहुबली वास्तव में दहाड़ेगा इस समुद्र में और दुश्मनों की कर देगा हालत खराब। ऐसे में भारतीय नौसेना को आप लोग ऑल द बेस्ट जरूर कहिएगा। चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां सुरक्षा एजेंसियों का खालिस्तान नेटवर्क पर बड़ा खुलासा, भयावह खुलासा, वैश्विक सुरक्षा पर मंडरा रहा नया भूत सबसे ज्यादा खतरा है अपने भारत को। जी हां, सुरक्षा एजेंसियों ने एक भयावह वास्तविकता का खुलासा किया है कि वैश्विक सुरक्षा पर एक नया भूत मंडरा रहा है जो जीवित लोगों का नहीं बल्कि डिजिटल रूप से छुपे लोगों का है। खालिस्तानी आतंकवादी प्रौद्योगिकी को हथियार बना रहे हैं और एनक्रिप्टेड संचार और परोक्ष प्रचार का एक जाल बुन रहे हैं जो पारंपरिक जांच तरीकों से बिल्कुल अलग है। इस घातक प्रवृत्ति पर शीघ्र ध्यान और तुरंत निर्णायक प्रतिक्रिया ना दी गई तो परिणाम बेहद घातक हो सकते हैं। रिपोर्ट एक गंभीर तस्वीर पेश करती है। अब लैंडलाइन और ट्रेस करने योग्य सिम कार्ड के दिन लद गए। आज के आतंकवादी एनक्रिप्टेड चैट एप्स, VoIP तकनीक और वर्चुअल फोन नंबरों की मानचक्र श्रृंखला का लाभ उठाते हुए इंटरनेट की छाया में काम करते हैं। अगली खबर बता दें, पाकिस्तान में पहली बार कोई हिंदू महिला लड़ेगी चुनाव, फाइल किया नॉमिनेशन। बता दें पाकिस्तान में अगले साल 2024 में 8 फरवरी को आम चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव में पहली बार खैबर पख्तूनख्वा के बुनेर जिले में एक हिंदू महिला ने सामान्य सीट के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक प्रवेश प्रकाश नाम की हिंदू महिला ने बुनेर जिले में PK-25 की सामान्य सीट के लिए आधिकारिक तौर पर अपना नामांकन पत्र जमा कर दिया है। हिंदू समुदाय की सदस्य सवेरा प्रकाश अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी यानी PPP के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। सवेरा प्रकाश के पिता का नाम ओम प्रकाश है जो एक रिटायर्ड डॉक्टर है। वो पहले पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सदस्य भी रह चुके हैं। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को खैबर पख्तूनख्वा के एक स्थानीय नेता सलीम खान जो कौमी वतन पार्टी से जुड़े हैं, उन्होंने कहा कि सवेरा प्रकाश बुनेर से सामान्य सीट पर आगामी चुनाव के लिए नामांकन पत्र जमा करने वाली पहली महिला। ऐसे में दोस्तों इस महिला को आप लोग ऑल द बेस्ट ऑफ लक जरूर कह दीजिएगा। चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां इमरान खान को छोड़िए नवाज शरीफ होंगे पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री। कश्मीर में बैठे फारूक अब्दुल्ला ने कर दी भविष्यवाणी। जी हाँ, पाकिस्तान में अगले साल जिस प्रकार से चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के, पूर्व PM इमरान खान की पार्टी को अभी तक चुनाव आयोग ने हरी झंडी नहीं दी। उधर लंदन में अज्ञातवास भोगने के बाद नवाज शरीफ की पार्टी
पाकिस्तान में री एंट्री हो चुकी है और नवाज पूरे पाकिस्तान में धुआंधार रैलियां कर रहे हैं। चुनावी विशेषज्ञों की भी राय है कि नवाज शरीफ के एक बार फिर पाकिस्तान के नए वजीर आजम बनने के पूरे चांस हैं। खुद उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ भी जनता के बीच इस बात का डंका बजाते रहे हैं कि नवाज ही है जो पाकिस्तान की मौजूदा दुर्दशा को संवार सकते हैं। हालांकि कुछ स्थानीय पोस्ट बता रहे हैं कि बिलावल भुट्टो और नवाज के बीच टक्कर देखने को मिल सकती है। इस बीच जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने भी बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। उनका कहना है कि इमरान खान को छोड़िए, नवाज शरीफ पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। जी हाँ, एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ चुनाव जीतने जा रहे हैं। भारत के अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंधों की दुहाई देते हुए फारूक ने कहा कि इमरान खान को तो छोड़िए, नवाज शरीफ पाकिस्तान के नए पीएम बनने जा रहे हैं। एक और बड़ी खबर की बात करें जहां पर भारत को चीन ने दी है नसीहत। वीवो के कर्मचारियों की भारत में हुई गिरफ्तारी तो भड़क उठा है चीन। बता दें, प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले हफ्ते चीनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी वीवो के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच में सिलसिले में वीवो इंडिया के 3 अधिकारियों को गिरफ्तार किया था। इस गिरफ्तारी के बाद चीन ने पहली बार प्रतिक्रिया दी है। चीन ने सोमवार को कहा कि ये वीवो के भारत में गिरफ्तार कर्मचारियों को कॉन्सुलर एक्सेस मुहैया कराएगा। कॉन्सुलर एक्सेस वाणिज्य दूतावास के तहत भेजी जाने वाली सहायता को कहते हैं। चीन ने कहा कि वो चीनी कंपनियों के वैध अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए हर संभव मदद करेगा। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि चीन इस मुद्दे पर करीबी से नजर रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारत में चीनी दूतावास और वाणिज्य दूतावास कानून के मुताबिक संबंधित व्यक्तियों को सुरक्षा और सहायता मुहैया कराएगा। साथ ही साथ अंतिम खबर की बात करें जहां लेफ्ट पार्टी ने ठुकराया राम मंदिर उद्घाटन का निमंत्रण, जिस पर बीजेपी ने किया बड़ा पलटवार। कहा जिनको प्रभु श्री राम ने बुलाया है सिर्फ वही आएंगे। जी हाँ, अगले महीने यानी 22 जनवरी को 2024 को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन किया जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मंदिर का उद्घाटन करेंगे, इनॉग्रेट करेंगे और इस मौके पर देश दुनिया के करीब 8,000 वीवीआईपी मौजूद रहेंगे। इसके लिए देश के प्रतिष्ठित लोगों, उद्योगपतियों, कलाकारों सहित विपक्षी राजनीतिक पार्टियों को भी निमंत्रण पत्र भेजा गया है। अब ये देखना है कि आखिर कौन कौन सी राजनीतिक हस्तियां राम मंदिर के उद्घाटन पर अयोध्या पहुंचती है। दोस्तों, राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर विपक्षी दलों को भी निमंत्रित किया गया है, लेकिन सबसे पहली प्रतिक्रिया सीपीआई यानी एम की तरफ से आई है। वामपंथी नेता बृंदा करात ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी के लोग अयोध्या नहीं आएंगे। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि एक धार्मिक कार्यक्रम को राजनीतिक रूप दिया जा रहा है। करात ने कहा कि हम धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करते हैं, लेकिन वे धार्मिक कार्यक्रम का राजनीतिकरण कर रहे हैं, इसीलिए हम नहीं जाएंगे। कहा कि धर्म को राजनीतिक हथियार की तरह से इस्तेमाल करना गलत है। अब ऐसे में दोस्तों, केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने बृंदा करात पर पलटवार करते हुए कहा कि सभी को निमंत्रण भेजा गया है, लेकिन केवल वे ही आ पाएंगे और आएंगे जिन्हें भगवान प्रभु श्री राम ने बुलाया होगा। जी हाँ, बहरहाल दोस्तों, जो प्रभु श्री राम के इस मंदिर निर्माण के उद्घाटन में आने से मना कर रहे हैं, वाकई में ऐसे में आपकी इन पर जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा और कमेंट में भारी मात्रा में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा आप लोग। बहरहाल ये थी कि सारी बड़ी खबरें, आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।